नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं नक्षत्र प्रभाव। ये एक बृहद श्रृंखला हमारी प्रारंभ हुई है और इस श्रृंखला में आज एक तरह से देखा जाए तो ये दूसरा भाग है। हालांकि ये दूसरा भाग इसको नहीं कहेंगे क्योंकि ये वीडियो अभी चलते चले जाना है। आज चर्चा अश्विनी, भरणी, कृत्तिका इन तीन नक्षत्रों में बुध, गुरु और शुक्र की है। कल हमारी चर्चा सूर्य, चंद्रमा और मंगल की थी। प्रिय दर्शकों, बिना समय गंवाए सीधे अपने विषय पर आते हैं। कल का कार्यक्रम आपने देख लिया है और आप जानते हैं कि नक्षत्रों के प्रभाव को हम किस तरह से देख रहे हैं। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा बुध की है। बुध कौन है? तो बुध बुद्धि है, विवेक है। प्रिय दर्शकों, प्रारंभ में ही आपको बता दूं कि असल में देखा जाए तो मेष राशि अर्थात अश्विनी, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका का 1 चरण, 9 चरणों से मिलकर के इस राशि का निर्माण है। मेष राशि में केवल मैं बात मेष राशि ने इन 3 नक्षत्रों में अगर बात करूं तो बुध का प्रभाव इसमें कोई बहुत बुरा नहीं होता, या यूं कहीं कि बुरा ही नहीं होता, अच्छा प्रभाव होता है। अश्विनी के 4 चरणों में जब बुध होते हैं तो बुध कैसे ग्रह हैं? तो बुध बालक ग्रह है, युवराज हैं, बालक हैं। सो भ्रामक स्थिति उत्पन्न करता है, जातक के मन को बहुत ज्यादा अशांत करता है। लेकिन एक बात आप सदैव ज्योतिषीय कार्यक्रमों में सुनते आए हैं, जानते आए हैं कि ग्रह बुरे नहीं होते हैं। कोई ग्रह न कारक होता है न कोई ग्रह मारक होता है। भाव के कारण कोई भी ग्रह कारक अथवा मारक होता है। अब अगर हम मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा इसी के हिसाब से प्रत्येक लग्नों में हमें आगे बढ़ना है और निसंदेह ये काफी लंबा समय लेने वाला कार्यक्रम है। तो अगर हम मेष की बात करें तो यहां पर बुध असल में सर्वाधिक अकारक ग्रह बनते हैं क्योंकि वो तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं। अब इस बात को जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। ये जो छठा भाव है वो रोग, रिपु, ऋण, परंतु प्रतिद्वंदिता, प्रतियोगिता का भी भाव है। तीसरा भाव पुरुषार्थ का है। अब जरा गौर करिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध लग्न में बैठे हैं, आप यदि मेष लग्न के हैं और कैसे हैं तो अश्विनी नक्षत्र में है। अब जरा गौर करिए कि अश्विनी नक्षत्र के प्रभाव को मैंने कल दोहराया था, फिर दोहरा देता हूं। अश्विनी नक्षत्र में अपनी एक अलग प्रतिभा है, क्षमता है, अपने कार्य को बेहद शांत ढंग से करने की क्षमता, स्वभावतः शांत परंतु अपने निर्णय को लेकर के अडिग रहने की प्रवृत्ति, विपत्तियों में भी न घबराने की प्रवृत्ति, शीघ्र किसी से प्रभावित न होने की प्रवृत्ति, धार्मिक होने की प्रवृत्ति परंतु धर्मांध न होने की प्रवृत्ति, बेहद बुद्धिमान और परिस्थितियों के सदैव अपने आप को अनुकूल बनाए रखने की प्रवृत्ति, ये अश्विनी का प्रभाव है। प्रिय दर्शकों, बुध तो नाम ही मैनेजमेंट का है। अब हमें केवल इतना समझना है, पहले आपको मैंने 2 बातें समझाई। हमारी चर्चा नक्षत्र के आधार पर चल रही है। अब मैंने पहला पॉइंट बताया कि मेष राशि की यदि हम बात करें, जहां अश्विनी, भरणी और कृत्तिका की हम चर्चा कर रहे हैं, यहां पर बुध खराब प्रभाव नहीं देते। ये पॉइंट पहले आप नोट करिए, तब आप आगे की बात समझ पाएंगे। ये जब आपने समझ लिया कि मेष राशि में इनका प्रभाव खराब नहीं, 3 नक्षत्रों में, परंतु इस लग्न के वो कारक नहीं है, फलतः इनके प्रभाव में अकारक होने के चलते अंतर दिखाई पड़ेगा। यानी अगर अश्विनी नक्षत्र में बैठे आपकी कुंडली में दिखाई पड़ रहे हैं मेष लग्न की कुंडली में, तो यहां पर बैठे बुध, जहां मैंने कहा अपने निर्णयों को लेकर के जातक बेहद अडिग रहने की प्रवृत्ति वाला रहता है, तो केतु के नक्षत्र में बैठा यहां बुध, केतु स्वयं भ्रम है और बुध बालक, तो भ्रम की स्थिति में चला जाएगा। यानी ऐसे जातक के अंदर 2 राहें होंगे। अब जरा ध्यान से प्रिडिक्शन करने की तरफ आप आगे बढ़िए, फलादेश की ओर आगे बढ़िए। मेष इस राशि में अगर आप इसके व्यक्तित्व को समझने का प्रयत्न करें तो इसके अंदर पेशेंस की कमी है,
धैर्य विहीनता है, ठीक है, ये मंगल से प्रभावित होने के चलते। अश्विनी कुमार इसके देवता। इस नक्षत्र के अधिपति केतु को अगर हम मानते हैं तो केतु भी भ्रम की स्थिति वाला ग्रह है, भ्रम ही है। केतु और राहु की अपनी कोई राशि नहीं है, यूं समझ ली कि भ्रम की स्थिति वाले ग्रह हैं। अगर माना भी गया है तो कन्या और मीन को, लेकिन उनकी अपनी कोई मूल राशि नहीं है। अब ये भ्रम की स्थिति वाले ग्रह, अब यहां पर बुध जो कि कुमार ग्रह है, इन 4 चरणों में से कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है तो यह आपके अंदर भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा। पुरुषार्थ के बावजूद सही रिजल्ट नहीं लेने देगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि पुरुषार्थ के बावजूद सही रिजल्ट न हो, ये कैसे हो सकता है? पुरुषार्थ के बाद तो सही रिजल्ट ही मिलता है। तो इसका सीधा सा जवाब है कि जातक पुरुषार्थ भी भ्रम की स्थिति में ही करेगा, वो हमेशा अपने आप को दोराहे पर पाएगा, कंफ्यूज अपने आप को पाएगा। और कंफ्यूजन में चाहे आप कितना भी पुरुषार्थ कर लीजिए, जब आपको आपका लक्ष्य ही दिखाई न पड़ रहा हो तो आप लाख तीर चला लीजिए, भेदन किसका कर रहे हैं? तो ये भ्रम की स्थिति के कारण वो मेहनत तो करता है लेकिन उसको सही परिणाम नहीं निकल पाता, सही रिजल्ट उसको नहीं मिल पाता है। फलतः यहां पर सामान्य शब्दों में फिर दोहरा रहा हूं कि यही प्रेडिक्शन जब मैं आगे किसी भाव में रख के केतु के नक्षत्र में बुध का करूंगा तो मैं उसमें जातक को तीव्र बुद्धि वाला कहूंगा, लेकिन यहां चूंकि अकारक होने के चलते वो डिस्टर्ब करने की प्रवृत्ति ले आएगा। चर्चा देवगुरु की करें तो आप जानते हैं ये बेहद अनुकूल स्थिति है। देखिए, सूर्य के लिए अश्विनी नक्षत्र में जो प्रभाव था सूर्य का अश्विनी नक्षत्र में, बातें अश्विनी नक्षत्र की, प्रवृत्ति सब कुछ मंगल मेष राशि की, मंगल की सब वही रहेगी। गुरु के लिए वो चीजें बदल जाएंगी। गुरु परिमार्जित ज्ञान है और इस मेष लग्न के लिए यदि देखा जाए तो वो नौमेश यानी भाग्येश और साथ ही साथ द्वादशेश जो मुक्ति का मार्ग है उसके स्वामी बनकर के यदि अगर लग्न में विशेष करके अश्विनी नक्षत्र में होते हैं तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। ये जातक को धार्मिक बनाएंगे, धार्मिक प्रवृत्तियों वाला वो बनेगा। जातक ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होगा, अपने कार्य के प्रति अडिग होगा, धर्म से जुड़ा हुआ, धर्म को मानने वाला, धर्मांध तो नहीं होगा परंतु धर्म भीरु अवश्य होगा। अश्विनी नक्षत्र में यदि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति दिखाई पड़ रहे हैं यानी मेष राशि में, तो ये बड़ी ही श्रेष्ठ स्थिति है, जबरदस्त। केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में ऊंचाई का कारक कहा गया है। आपको पता है ना, मैंने पूर्व में इस पर वीडियो बनाया हुआ कि घर का अगर गुंबद है, मंदिर का यदि गुंबद है, शिखर, तो उसके कारक हैं देवगुरु। जहां बात ऊंचाई की, जहां बात बड़े की, भारी की आए, वो देवगुरु बृहस्पति हैं। केतु के नक्षत्र में जो कि मोक्ष का कारक है, जातक को ऊर्ध्वगामी सोच वाला, उत्थान करने की सोच रखने वाला और हमेशा श्रेष्ठ सोच रखने वाला जातक बन जाता है यदि अश्विनी नक्षत्र में आपको दिखाई पड़ रहे हैं देवगुरु। शुक्र की यदि हम बात कर लें, यानी इसी मेष लग्न की कुंडली है, अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, इन 3 में नक्षत्रों की हमारी चर्चा चल रही, जिसमें अश्विनी की अभी चर्चा चल रही है। यदि अश्विनी में आपको शुक्र दिखाई पड़े तो यह भी बहुत अच्छा है। चूंकि देखा जाए तो शुक्र ऐसे सामान्यतया देखें तो धनपति और सप्तमपति बनकर के लग्न में संचरण करेंगे, लेकिन केतु के नक्षत्र में निसंदेह थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। जातक को चारित्रिक रूप से वो थोड़ा कमजोर बनाएंगे। जातक केवल और केवल सुख की भोग, सुख की कामना रखने वाला। गौर करिएगा, अश्विनी नक्षत्र का ये 4 चरण होगा। मेष राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो ये प्रारंभ 0 अंश से शुरू करके आगे तक बढ़ेंगे। अब यहां पर अश्विनी के बाद अगर देखें तो भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र आ रहा है, यानी कृत्तिका जो आखिरी चरण होगा उससे पूर्व शुक्र निसंदेह जातक को चारित्रिक रूप से थोड़े कमजोर बनाते हैं। ऐसा जातक विलासी प्रवृत्ति का होगा, धार्मिक कृत्य करने वाला होगा, अपनी जुबान का पक्का होगा, बुद्धिमान होगा, समाज में अपनी शाख बनाए रखने वाला होगा। उसके मान सम्मान पर मैंने कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाया, लेकिन हां थोड़ा सा विपरीत के प्रति कमजोर भी होगा। मैं समझ रहे मैं किस कमजोरी की बात कर रहा हूं। भटकाव उसके मन में सदैव होगा। वो चाहे केतु में भी मैं करूं और अभी आगे चल करके भरणी की भी चर्चा कर रहा हूं तो वहां भी यही बात कहूंगा। लोगों को अपने अनुकूल बनाने की वृत्ति रखने वाला, सबको जोड़ करके चलने वाला, सभाजयी, बेहद अद्भुत व्यक्तित्व वाला केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे शुक्र अपना प्रभाव देंगे।
अब हम बात करते हैं, देखिए मैं फिर से कल भी ये बात कहा था और फिर दोहरा रहा हूं कि मैं इसका विस्तार इस तरह से नहीं करना चाहता कि ये राजा होगा वो, मैं कुछ मोटी मोटी मूल बातें आपको बता देना चाहता हूं जिससे समझ लें इसका प्रभाव कैसे काम कर रहा है। भरणी नक्षत्र के पहले व्यक्तित्व को दोहरा देता हूं ताकि आप समझ लें, फिर हम बात करेंगे आगे। भरणी नक्षत्र शुक्र का ही नक्षत्र, अगर ऐसे देखा जाए तो यम इसके देवता, लेकिन दिल का बड़ा साफ, किसी का बुरा न चाहने वाला, दूसरों की भावनाओं की परवाह कई बार न करे या करे भी तब भी लोग बुरा ही मान लेते हैं। कई बार आपने, फिर वही बात दोहराऊंगा स्त्रियों का, कि सबका सम्मान करे, सबकी सोचे, सबके लिए करे, फिर भी उसी पर उंगली उठ जाए। किसी के सामने झुकना नहीं, ज्ञान के क्षेत्र में जबरदस्त, जो भी कार्य करे बहुत सोच समझ करके, रिसर्च के साथ, पर फिर भी कई बार असफलता का मुंह देखना पड़े। अब यहां पर आप बुध को रखिए। प्रिय दर्शकों, मैं फिर दोहरा रहा हूं, बुध इस कुंडली में अकारक हैं, अन्यथा ये बुध भरणी नक्षत्र में बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं, पर फिर भी इसमें अकारक होने के चलते क्या करेंगे, जातक खूब रिसर्च करेगा, खूब मेहनत करेगा, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आएगी तो रिजल्ट उस तरह का नहीं मिल पाएगा जैसा कि उसको मिलना चाहिए। उसके रिसर्च में कोई कमी नहीं होगी, उसके पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होगी, पर फिर भी उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिस तरह क्या कि उसको मिलना चाहिए। सवाल फिर वही खड़ा होता है कि जब कोई इतना मेहनत करेगा तो उसको रिजल्ट सही क्यों नहीं मिलेगा? इसके पीछे रीजन है, बुध कुमार ग्रह है और शुक्र के नक्षत्र में, मैंने कहा ना कि स्त्री के स्वभाव का अगर आप विचार करें तो वो जो भी काम करती है खूब रिसर्च के साथ करती है, सोच समझ करके करती है, लेकिन कई बार उसको वो सम्मान नहीं मिल पाता। वहीं कई बार ये बच्चों के साथ भी देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि आप खुद ही ले लीजिए कि आप बच्चों की उतनी खुल करके प्रशंसा कर देंगे जितनी प्रशंसा आप बड़ों की उसी काम के लिए करते हैं। अगर छोटा बच्चा क्या बड़ा ही हो, मतलब एकदम छोटा नहीं, कुमार अवस्था का बच्चा हो, अगर कोई अच्छा भी काम करे तब भी उसकी उतनी प्रशंसा नहीं होती जितनी कि बड़ों की हो सकती है उसकी जगह पर। तो यहां पर यही चीज है, उसको वो प्रोत्साहन नहीं मिल पाता, जिसके चलते संघर्ष होता है, जिसके चलते उसके जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बनी रहती है। काम में उसके कोई कमी नहीं है, मेहनत करेगा, पुरुषार्थ करेगा, रिसर्च वर्क करेगा, सबके लिए अच्छा सोचेगा, औरों की बात की परवाह भी करेगा, लेकिन कई बार बच्चों के अंदर एक चीज देखने को मिलती है, या यूं कह लीजिए कि बच्चों में उनके हाव भाव में एक परिस्थिति होती है, उतनी गंभीरता नहीं होती है। तो हाव भाव में वो गंभीरता न हो पाने के कारण वो सामने वाले के लिए अच्छा भी कर रहे हों, तो अगर सामने वाला व्यक्ति ऐसा है, चिढ़ा हुआ है, गौर करिएगा मैं शब्द बड़ा गंभीर इस्तेमाल करूं, चिढ़ा हुआ है, अगर कोई चिढ़ा हुआ है तो उसके लिए अच्छा भी करो, और विशेष करके अगर बच्चा है तो सामने वाला उसके उस कार्य से भी चिढ़ी जाएगा। यहां पर वही स्थिति बुध की है। बुध यहां पर ऑलरेडी परेशान है क्योंकि वो तृतीय और षष्ठ का स्वामी बना हुआ है, तो वो चिढ़ा हुआ है। वो लग्न में जाकर के ऐसी स्थिति है कि लग्नेश के साथ उसका संबंध ठीक नहीं है, फलतः वो अच्छा भी करेगा तो परिणाम उल्टा। लेकिन यही बात यदि हम देवगुरु की करें तो इनके परिणाम को जरा सुनने और समझने का प्रयत्न करिएगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति यदि भरणी नक्षत्र में लग्न में हो तो प्रभाव तो निसंदेह खराब नहीं मिलेगा, बढ़िया प्रभाव मिलेगा, प्रभाव में कोई कमी नहीं है, लेकिन देवगुरु के उस आध्यात्मिक ज्ञान पर अंकुश लग जाएगा। यहां पर शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहा देवगुरु व्यक्ति को अद्भुत बना देते हैं। सामने वाले की बात से आप ऐसे प्रभावित हो जाएं जैसे कई बार वो ज्ञान की बात न भी कर रहा हो, पर आप उसकी तरफ अनायास खिंच जाएं। एक पात्र लीजिए, पात्र में ज्ञान डालिए, पात्र में ज्ञान डालिए, उसी पात्र में थोड़ा ऐश्वर्य डाल दीजिए, थोड़ा सामने वाले को आकर्षित करने की क्षमता डाल दीजिए। आप यूं एक लाइन में समझ लिए कि आज का जो भौतिक जीव है, किसी को आकर्षित करना है तो उसे क्या करना है, वो सारी जो चीजें होती है, वो जो सारा मटेरियल होता है, उस ज्ञान में डाल दीजिए। जरा सोच के देखिए कि सारा मटेरियल एक जगह डाल के रखा जाए, उसमें ज्ञान केवल हटा दिया जाए, तो वो व्यक्ति साधारण से थोड़ा ऊपर है, लेकिन ज्ञान के साथ ये सारी चीजें डाल दीजिए और अब उसको मिक्स कर दीजिए। अब वो जो बना वही है ये देवगुरु बृहस्पति। शब्द है अद्भुत, शब्द है अद्भुत, चालाक, बेहद बुद्धिमान। चालाक और चतुर शब्द का इस्तेमाल यहां पर अवश्य होगा।
और वहीं पर अगर हम भरणी नक्षत्र में शुक्र की बात करें तो थोड़ी देर पहले ही मैं बता चुका हूं कि शुक्र का ही नक्षत्र है और यहां पर शुक्र अगर देखें तो दूसरे और सप्तम पति बनकर के लग्न में धन धान्य से परिपूर्ण, हर तरह के सुखों का भोक्ता, हर तरह के सुख को भोगने वाला, समाज में मान सम्मान भी जातक का खूब होगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं। चरित्र यहां भी उसका सेम रहेगा, सुख, क्योंकि यहां पर गौर करिए तो जहां वृद्धावस्था की स्थिति आ रही, शुक्र का मूल प्रभाव कहां है? शुक्र का मूल प्रभाव बाल्यकाल से एक युवावस्था में ही है। मूलतः शुक्र का प्रभाव जो है वो युवावस्था पर है, और युवावस्था में अगर देखें तो यहां पर मेष राशि में शुक्र का नक्षत्र मिल जाता है। फलतः उस अवस्था में शुक्र इतना जबरदस्त प्रभाव देते हैं, इतना जबरदस्त प्रभाव देते हैं कि जातक को, अच्छा आप अपनी कुंडली में भी इस चीज को मिला के पहले देखिए, तब आपको समझ में, अगर आपकी कुंडली मेष लग्न की है और लग्न में ही यदि बैठे हुए हैं शुक्र और विशेष करके भरणी नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो मैंने जितनी भी बातें कही वो अक्षरशः दिखेंगी। आमतौर पर आपको पता है ना कि इस लग्न में ये शुक्र भी कारक ग्रह नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे और सप्तम के मालिक होते हैं, फलतः ये मारक भाव है, तो ये मार्केश ही है, ये मूलतः मार्केश ही है। लेकिन लग्नगत मेष राशि में बैठ करके बड़ा ही श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगे। जातक को हर तरह का सुख, हर तरह की सुख संपदा वाली चीजें वो जीवन काल में उपलब्ध कराएंगे। व्यक्तित्व भी जातक का बड़ा ही भव्य, सौंदर्य उसका अनुपम। अगर विशेष करके स्त्री की कुंडली हो तो और जबरदस्त, थोड़ा चिड़चिड़ा होगी, थोड़ा जिद्दी होगी, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो बड़ा ही भव्य, स्वरूप उसका बड़ा ही सुंदर, आकर्षण की क्षमता जबरदस्त, तो वो बहुत ही बढ़िया माना जाएगा। अब आगे आ जाते हैं। देखिए, कृत्तिका का मात्र एक चरण मिलता है इस मेष राशि में, परंतु अगर हम नक्षत्र की बात करेंगे तो प्रभाव उसका पूरा पूरा हमें देखने को मिलेगा। और कृत्तिका का व्यक्तित्व कैसा है? उब जाना किसी भी कार्य से, दूसरों के वो सलाह देने की आदत, स्वाभिमानी होगा और स्वतंत्र विचारधारा का होगा, धन कमाने के मामले में बेजोड़ होगा, स्वाभिमानी तो होगा ही होगा, आशावादी भी होगा। यहां पर जरा सा गौर करके सुनना होगा, आपको समझना होगा। ये वो पॉइंट होगा जहां हम बुध से शुरू करेंगे। बुध अपनी अगली राशि में जाने की तैयारी में होंगे, यानी परिवर्तन का भी ये समय होगा। तो जब भी परिवर्तन का समय होता है, सामान्यतया मैंने क्या कहा कि मोटा मोटा ये मैंने पूरा कृत्तिका का प्रभाव आपको बताया है। ये जितनी भी बातें कही हैं कि दूसरों को समझाना, दूसरों को सलाह देना, सलाह देने में अग्रणी होना, ये पूरा पूरा व्यवहार में उद्दंडता की प्रतीति तो मिलेगी ही। सूर्य का नक्षत्र है, कड़ी मेहनत कर, ये पूरे नक्षत्र का प्रभाव है। लेकिन इसका एक चरण यहां पर मिलता है। अब जितना भी चरण है वो एक चरण ही क्यों ना हो, ये प्रभाव देखने को मिलेगा। गौर करिए कि इस पॉइंट पर आकर के अगर हम बुध के प्रभाव को देखेंगे तो कुछ अच्छाइयां तो दिखने लगती हैं, क्योंकि अब बुध आगे बढ़ने की तैयारी में है। और यहां पर आकर के आप पाएंगे कि स्वभाव में उद्दंडता तो होगी, लेकिन फिर भी जातक बुद्धिमान होगा। प्रिय दर्शकों, बुध का जो प्रभाव होता है वो प्रारंभिक दौर में ही होता है, यानी अश्विनी में जितना बुध का प्रभाव देखने को मिलेगा, भरणी में उससे थोड़ा कम, और कृत्तिका आते आते बुध का प्रभाव और कम हो जाएगा। याद रखिएगा कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे करीब होने के कारण यह ग्रह निस्तेज है, इसकी अपनी सारी ऊर्जा सूर्य से संचालित हो रही है, सूर्य के प्रभाव में यह विलीन है। तो चूंकि युवावस्था सबसे पहले आती है, बाल्यकाल के बाद युवावस्था, तो बुध का जो भी प्रभाव होता है तुरंत ही मिल जाता है। तो अश्विनी नक्षत्र में जितना बुध का प्रभाव मिलेगा, उससे आगे बढ़ते बढ़ते भरणी और कृत्तिका आते आते बेहद कम हो जाएगा। पर फिर भी ऐसे जातक में अच्छाइयां होंगी, ऐसा नहीं कह सकते कि अच्छाइयों में की कोई कमी होगी। हाँ, संघर्ष वाली बात तब भी लागू रहेगी। इसीलिए इस लग्न में, मेष लग्न की कुंडली के लिए बुध को कारक नहीं कहा गया, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न कराने वाला कहा गया है। लेकिन कृत्तिका में है तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक मेहनत करेगा, जुझारू होगा, जूझेगा और जूझ करके रिजल्ट लाने में विश्वास रखेगा। अगर जन्म कुंडली में, मेष लग्न की ही कुंडली में बाकी की ग्रह स्थितियां अच्छी हैं, मंगल अच्छा है, यहां एक पॉइंट और आपको नोट कराना चाहता हूं जिसे आपको नोट करके रखना चाहिए। मेष लग्न की ही कुंडली है और मंगल बहुत अच्छी स्थिति में है, तो फिर मेरी बात याद रखिएगा कि मैं जिस तरह से गुरु शुक्र का प्रेडिक्शन किया हूं, फलादेश किया हूं, ठीक वही फलादेश मैं बुध के लिए भी रखूंगा, यानी अच्छा, खराब नहीं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिएगा। फलादेश कुंडली में कई बार बदल जाता है लग्नेश की परिस्थिति को देखकर। अब मान लिया जाए कि लग्नेश ही कमजोर हो, तो फिर सीधी सी बात है षष्ठेश और
तृतीयेश का प्रभाव व्यक्तित्व पर जब पड़ेगा तो वो संघर्ष की स्थिति ही को तो उत्पन्न करेगा, संघर्ष ही तो बढ़ाएगा। लेकिन अगर लग्नेश बलवान है तो फिर यही संघर्ष, यही उसकी प्रतियोगिता, यही उसका पुरुषार्थ उस जातक का गहना बन जाएगा, उसके सर का ताज बन जाएगा। फिर ऐसे जातक के लिए जो प्रेडिक्शन होगा कि बेहद मेहनती होगा, जुझारू होगा, जो भी काम हाथ में लेगा उसे पूरा करके रहेगा, यानी प्रेडिक्शन में बदलाव आएगा। यहीं पर आकर के एक ज्योतिषी को देखिए, मैं जितनी बातें आपको बताता हूं, किताब में आप जितनी बातें पढ़ते हैं, बातें हर जगह सही आपको बताई जा रही हैं परिस्थिति के अनुसार। इसलिए कहा गया देश काल परिस्थिति के अनुसार फलादेश में परिवर्तन हो जाता है। अब इसी सूर्य के नक्षत्र यानी कृत्तिका में देवगुरु का होना, यानी अंतिम चरण में भी है, यानी है तो मृत अवस्था में, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, बहुत ही अच्छी स्थिति। ये जो उकताने और उबने की बात मैंने कही है, ये मूलतः मंगल से प्रभावित है। ऐसा जातक ज्ञानी बहुत होगा। आपने कई बार बहुत तेज बच्चों के साथ एक चीज देखा होगा, क्या वो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं पर पढ़ाई में मन ही नहीं लगाते, वो भागते बहुत हैं उस चीज से। बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत कम समय में वो पढ़ जाएंगे, लेकिन वो मन नहीं लगाते। आप यूं समझिए जस्ट ये कृत्तिका का प्रभाव है। अगर इसमें सूर्य गुरु हैं तो ऐसा जातक बच्चा खूब बुद्धिमान होगा पर मन ही नहीं लगाएगा, पढ़ना ही नहीं चाहेगा। उसके विद्वत्ता से, उसकी बुद्धिमत्ता से स्कूल भर के टीचर प्रभावित रहेंगे। माँ बाप भी जानते हैं कि मेरा बच्चा बहुत तेज है, लेकिन वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। वैसे बड़े आदमी पर भी यही बात लागू कर लीजिए। दिमाग है उसका, खूब तेज दिमाग चलेगा, तो कभी सोचेगा ये भी कर लूं, कभी सोचेगा वो भी कर लूं, कभी सोचेगा वो भी कर लूं। उद्दंड तो होगा ही होगा। आपने देखा होगा जो बहुत तेज होते हैं, जो जिद्दी होते हैं, वो थोड़े उद्दंड भी होते हैं, तो वो होगा ही होगा। शुक्र की यदि बात करें तो शुक्र का प्रभाव साधारण है, कोई बहुत अच्छा नहीं है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस बात को समझाया था कि शुक्र का जो प्रभाव युवावस्था पर है वो वृद्धावस्था पर नहीं है। यहां पर ग्रह अपने अंतिम चरण में है, मृत अवस्था और वृद्ध अवस्था। यहां पर जो गुरु का प्रभाव मिल सकता है मृत अवस्था में भी, वो प्रभाव आपको शुक्र से नहीं मिल सकता। बड़े ध्यान से सुनने और समझने की बात है ये। गुरु कृत्तिका नक्षत्र में है किसी की कुंडली में और लग्न में ही बैठे हैं, तो वो जो श्रेष्ठ प्रभाव उत्पन्न करेंगे वो श्रेष्ठ प्रभाव शुक्र नहीं उत्पन्न करेगा। और ऊपर से यदि ऐसे लग्नगत शुक्र पर जो कि कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चूंकि आपको पता ही होगा कि सूर्य कहीं आसपास ही होंगे, या तो साथ ही होंगे या आसपास होंगे। अब ऐसे शुक्र पर जो कि कृत्तिका नक्षत्र में बैठे हैं, मान लीजिए राहु की दृष्टि पड़ जाए, शनि की दृष्टि पड़ जाए, मंगल की ही दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ऐसे जातक की अगर बात करूं तो पुरुष है तो गलत आदतों का सीख लेना, गलत कार्य करना, यानी कुल मिलाकर के अपने शुक्र को खराब करना। स्त्री के लिए भी देखें तो बेहद भोगात्मक प्रवृत्ति, भोग की स्थिति जागृत रहेगी बहुत ज्यादा। ये न के न प्रकार यानी गलत आदत भी हो सकता है उसमें कई तरह की। तो कृत्तिका नक्षत्र में सूर्य अगर हैं तो धन में कोई कमी नहीं होगी। मेरे बात को यहां नोट करिएगा, धन होगा, धन में कोई कमी नहीं, क्योंकि धनपति बनकर के ही यहां पर है। लेकिन दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी, कहीं ना कहीं दिक्कतें आएंगी उसमें, और सुख ऐश्वर्य का जातक गलत तरीके से भोग करने वाला होगा, गलत तरीके से उसका इस्तेमाल करेगा। कई बार ऐसे लोगों को मद्यपान इत्यादि बुरी लत भी लग जाए, वेश्यागमन इत्यादि की लत भी लग जाए, तो इसमें कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। तो आशा करता हूं आज आपने अश्विनी, भरणी और कृत्तिका इन तीन नक्षत्रों में इन तीन ग्रहों के प्रभाव को समझा। ये चर्चा थी मेष राशि में गुरु, बुध, गुरु और शुक्र की। तो इस तरह से हो गए 6 ग्रह। अब बाकी के बचे 3 ग्रह जिनकी चर्चा कल विशेष रूप से सुनने और समझने योग्य बातें हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।